चल, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली हम दो तरह के फ्लूइड पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, और सेकंड हम पढ़ेंगे डायनेमिक फ्लूइड। ठीक है, और स्टैटिक में भी हम दो तरह के पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा स्टैटिक, ऑलवेज स्टैटिक। ठीक है, मतलब स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चल ही नहीं रहा है। और सेकेंड हम पढ़ेंगे एक्सीलरेटेड। ठीक है, पर वो स्टैटिक होगा किसके रिस्पेक्ट में? कंटेनर के रिस्पेक्ट में। स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। एक्सीलरेटेड किसके रिस्पेक्ट में होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या क्या आता है आपका, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टैटिक में आपका जो मेन आता है वो आता है पास्कल्स लॉ। ठीक है, वेरिएशन इन प्रेशर, और थर्ड आपका आता है आर्किमेडीज प्रिंसिपल। इस पे क्वेश्चंस आते हैं जनरली आर्किमेडीज पे, कंसेप्चुअल भी आते हैं और न्यूमेरिकल तो आते ही हैं। ठीक है, अपथ्रस्ट वगैरह इन सब पे। ठीक, तो ये आता है आपका स्टैटिक फ्लूइड में। डायनेमिक की अगर हम बात करें, इसमें दो ही चीज़ें आती हैं। एक आती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, और दूसरी आपकी आती है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो एक लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे स्टैटिक फ्लूइड और दूसरे लेक्चर में हम लोग करेंगे डायनेमिक फ्लूइड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक का, बहुत कम आता है पर आता है। जैसे स्टैटिक का क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये नीट 17 में इसका क्वेश्चन आया था, नीट 2017 में स्टैटिक का क्वेश्चन आया था। डायनेमिक का क्वेश्चन लेटेस्ट आया था नीट 2019 में, टोरिसेलीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे इसमें, टोरिसेलीज थ्योरम और वो सब। ठीक है, तो आपको वो याद होने चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, रिएक्शन फोर्स, वो सब। ठीक है, कितने टाइम में टैंक एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके, और नीट में भी जनरली आते हैं। सिमिलरली मेंस वालों के लिए भी ये पोर्शन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक वाला। ठीक है, स्टैटिक जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि छोड़ना है। जैसे वेरिएशन इन प्रेशर, इसमें यूट्यूब के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैटिक फ्लूइड के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक फ्लूइड। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आता है आपका स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रेशर क्या होता है, ये सब आपको पता होगा, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मेन मेन जो पॉइंट्स है वो हम कवर करेंगे। तो प्रेशर क्या होता है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो मतलब अगर आपको किसी भी सरफेस पे फोर्स निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कंटेनर है जिसमें पानी है, उसके अंदर एक क्यूब इमर्स कर दिया, तो आपको अगर क्यूब के किसी भी सरफेस पे, किसी भी फेस पे फोर्स निकालना है, जो पानी कितना लगा रहा है, तो वो कितना होगा? प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और किधर होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये आता होगा वैसे आप सबको, इसके अंदर सपोज ये आपने एक क्यूब प्लेस किया है, और मैं निकालना चाहता हूँ कि ऊपर का जो टॉप सरफेस है उस पर फोर्स निकालो कितना होगा। तो ऊपर का टॉप सरफेस फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? ऊपर का जो लिक्विड है, कैसा? नीचे की तरफ। वो कितना होगा? प्रेशर इस जगह पे जो होगा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सिमिलरली नीचे से वो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। पता है ना ये सबको? ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो हम सीधा बात करते हैं वेरिएशन इन प्रेशर की। मतलब जैसे जैसे हम लिक्विड में नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं, तो प्रेशर कैसे वेरी करता है हमारा। ठीक है, तो वेरिएशन इन प्रेशर। तो सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, पानी या कुछ भी। ठीक, ऊपर से ओपन है, तो सबको पता है अगर ऊपर से ओपन है तो ऊपर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, सपोज ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो, और मैं निकालना चाहता हूं इस ए पॉइंट पे प्रेशर। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, चलो प्रेशर से पहले निकालते हैं। ए और बी मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं, उनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
इस लिक्विड में दो पॉइंट्स लिए ए और बी, दोनों के बीच में सेपरेशन है डी, तो मैं निकालना चाहता हूं ए और बी के बीच में प्रेशर का डिफरेंस। और दूसरी चीज मैं देखूंगा प्रेशर किधर ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा या बी पे, फिर हम एक जनरलाइज रिजल्ट पढ़ेंगे वहां से। तो मैंने क्या कंसीडर किया, मैंने एक सिलिंड्रिकल पोर्शन कंसीडर किया इस लिक्विड का, ठीक है, ये लिक्विड है पूरा, इस लिक्विड का एक सिलिंड्रिकल पोर्शन मैंने कंसीडर किया, तो मैं अलग से आपके लिए बना रहा हूं। तो ये आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन है, ठीक, ये पॉइंट है ए, ये है आपका बी, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये लिक्विड रेस्ट पे है? बिल्कुल। तो अगर ये लिक्विड रेस्ट पे है तो ये पोर्शन भी किस पे होगा आपका? रेस्ट पे, मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होना चाहिए? जीरो, कहीं नहीं मूव कर रहा है। चलो नेट फोर्सेस बनाते हैं। क्या ऊपर लगेगा आपका क्या? प्रेशर एट ए इंटू एरिया, ऊपर से फोर्स, ऊपर का जो लिक्विड लगाएगा, ठीक है, इस लिक्विड पे ऊपर का जो लिक्विड लगाएगा दैट विल बी प्रेशर एट बी, सॉरी बी पॉइंट बोला ना इसको, सो ये बी पॉइंट है आपका, ये ए पॉइंट है, सो प्रेशर एट बी इंटू एरिया। सही है यहाँ तक? अच्छा, नीचे प्रेशर क्या लगेगा? ये वाला, नीचे का जो लिक्विड लगाएगा दैट विल बी प्रेशर एट ए इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। एक और लगेगा, क्या डेंसिटी डी, सॉरी ये आपका डी है और ये लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड का ही हमने क्रॉस सेक्शन माना है सिलिंड्रिकल। अच्छा, एक और फोर्स लगेगा दैट विल बी वेट ऑफ दिस एलिमेंट, ये जो हमने एलिमेंट माना है, कितना? mg। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए, तो एज एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स शुड बी नेट अपवर्ड फोर्स। नेट अपवर्ड कितना है? पी ए इंटू ए। नेट डाउनवर्ड कितना है? पी बी इंटू ए प्लस एम जी। उधर लेके जाएं, सो पी ए माइनस पी बी इंटू ए, ए इज एरिया, दैट विल बी एम जी। एम जी इज, बोलो, मास, मास विल बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। कितना है बोलो? पी ए माइनस पी बी इंटू ए, दैट इज वॉल्यूम, इस सिलिंड्रिकल का, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय डी इंटू रो इंटू जी। ए से ए कैंसिल, क्या आया बोलो? पी ए माइनस पी बी, मतलब प्रेशर का डिफरेंस दैट इज डी इंटू रो इंटू जी। आया समझ? तो ये डेरिवेशन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है, दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू डी, वेर डी इज सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। और कहाँ प्रेशर ज्यादा? ए पे कि बी पे? ध्यान से देखो, पी ए माइनस पी बी आया, पी बी माइनस पी ए नहीं, सो कहाँ पे प्रेशर ज्यादा? ए पे। तो यहाँ से हम क्या इंटरप्रेट करते हैं? एज वी मूव डाउन द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम लिक्विड में नीचे मूव करते हैं प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है आपका। समझ में आ गया सबको? ठीक। तो अगर हम इस रिजल्ट को जर्नलाइज करें तो कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा। ध्यान से देखो, सपोज ये कंटेनर है, ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो, ठीक, और ये टोटल हाइट है कंटेनर की h, और ये हाइट है h1। मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं, एक A विच इज एट अ डेप्थ h1 और एक B जो एकदम बॉटम पे है, ऊपर से ओपन है। तो क्वेश्चन है फाइंड प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B, ठीक है, चलो करें। सो प्रेशर एट A कितना होगा? यहां का और यहां का डिफरेंस अभी अभी मैंने निकाला, D इंटू रो इंटू जी, और वहां पे प्रेशर कितना है? P नॉट, तो यहां पे कितना हो जाएगा? P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच वन। सिमिलरली प्रेशर एट बी कितना होगा? सबसे ऊपर पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच। आ गया समझ में? तो अगर आपको एक जगह पे प्रेशर पता है तो आप उसकी हेल्प से दूसरी जगह पे लिख सकते हैं। कैसे? उस जगह का प्रेशर, और अगर आप नीचे मूव कर रहे हैं तो प्लस रो जी एच, या नीचे वाले का पता है और ऊपर लिखना चाहते हैं तो नीचे वाले का प्रेशर और ऊपर जा रहा है तो माइनस रो जी एच, ठीक है। जैसे बी की हेल्प से आप ए का लिखना चाहते हैं तो प्रेशर एट ए कितना होगा बोलो? प्रेशर एट बी, और ऊपर मूव कर रहे हो तो माइनस रो जी इंटू ये जो डिस्टेंस आएगा h माइनस एच वन। आया समझ में सबको? ठीक है। तो ये होता है आपका प्रेशर का वेरिएशन, ठीक। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं
कि ये जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, ये जो ऐसा दिख रहा है ऊपर वाला, उसको फ्री सरफेस बोलते हैं, वो कैसा अपने आप को अलाइन करता है, मतलब एकदम ऐसा सीधा होता है या किसी एंगल पे होता है, ठीक है, तो वो ध्यान से सुनना वो कैसा होता है। फ्री सरफेस अपने आप को अलाइन करेगा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फिर से मैं बता रहा हूं, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड अरेंज इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखो तो इस डायग्राम में नेट फोर्स सिर्फ लग रहा होगा ग्रेविटी, ठीक है, mg, सबका mg नीचे, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड, तो फ्री सरफेस अपने आप को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी में हम आगे अगर स्टडी करें तो इसी कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें एक्सीलरेटेड फ्लूइड्स, ठीक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो एक्सीलरेटेड फ्लूइड्स में क्या देखें, सपोज ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, ये एक्सीलरेट कर रहा है राइट की तरफ ए एक्सीलरेशन से। सो सवाल आता है कि फ्री सरफेस कैसा होगा, क्या ऐसा जैसे उसमें था, वो तो रेस्ट पे था, अब ये ए से भाग रहा है तो ऐसा ही होगा या किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा। तो ध्यान से समझना, फ्री सरफेस अपने आप को, कंसेप्ट क्या है, फ्री सरफेस अपने आप को अलाइन करता है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। ठीक है, अच्छा, तो इस केस में फ्री सरफेस कुछ ऐसा आएगा, समझ में आ गया? मतलब अगर ये लिक्विड ऐसा था, यहाँ ये फ्री सरफेस था, तो जैसे ही आप एक्सीलरेट करवाने लगे, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये होगा लिक्विड का फ्री सरफेस। ये ठीक, अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ, नेट फोर्स निकाल लो। सपोज मैं ये एक पार्टिकल ले रहा हूँ, लगाओ इस पे फोर्सेस, कंटेनर के रिस्पेक्ट में एफ एम जी नीचे, छोटा सा मास डी एम इंटू जी, ये लगेगा सूडो, क्योंकि तुम आगे जा रहे हो, कंटेनर पे बैठ के एफ बना रहे हो, तो तुम आगे जा रहे हो, ठीक, तो तुमको इसके ऊपर सूडो लगता हुआ दिखाई देगा डी एम इंटू ए, तो नेट फोर्स कितना, दोनों का रिजल्टेंट ये। ठीक है, तो नेट फोर्स ये आया, तो फ्री सरफेस अपने आप को कैसा अरेंज करेगा, इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। समझ में आ गया? अच्छा, और उल्टा होता, ये कंटेनर ऐसा है, ठीक, अब इसको लेफ्ट में एक्सीलरेट करवा रहे हो ए से, अब कैसा हो जाएगा, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, सवाल उठता है कितने एंगल पे इंक्लाइन होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, सो एंगल इज tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g, एक्सीलरेशन ऑफ द कंटेनर डिवाइड बाय g, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाय g विद हॉरिजॉन्टल। तो सबको याद होना चाहिए, इतने एंगल पे अपने आप को क्या कर लेगा, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कभी कभी क्या पूछता है आपसे, ये भी पूछता है कितना लेवल ऊपर गया। ठीक है, तो ये हाइट मान लेना, ये आपको विड्थ दी होगी, तो ये बाय ये tan थीटा और वो tan थीटा ए बाय जी के इक्वल, तो वैल्यूज डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ध्यान से एक चीज सुनना, बहुत ध्यान से, एक कंसेप्ट है, मैं दो अलग अलग डायग्राम बना के क्लियर कर रहा हूँ, बहुत लोगों को गलतियां होती है उसमें, देखो ध्यान से। ये कंटेनर है विच इज एट रेस्ट, तो फ्री सरफेस ऐसा होगा, सबको पता है। ये एक कंटेनर है विच इज एक्सिलरेटिंग विद एन एक्सिलरेशन ए, तो फ्री सरफेस कैसा होगा, अभी अभी हमने पढ़ा, ऐसा इंक्लाइन हो जाएगा एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। क्यों इंक्लाइन होगा, नेट फोर्स ऐसा आएगा। सवाल उठता है, मैं दो पॉइंट्स यहां पे ले रहा हूं ए और बी, ठीक, और मैं दो पॉइंट्स यहां पे ले रहा हूं ए और बी, ठीक, सवाल उठता है कि ए और बी पे प्रेशर बताओ, सेम होगा कि अलग अलग, रेस्ट वाले केस में और एक्सिलरेटेड वाले केस में। अच्छा, ए और बी ऊपर नीचे होते तब तो अभी सीख गए ना हम लोग, मान लो ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तब कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस शुड बी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए, आता है ना ये, और कौन हाई प्रेशर पे, जितना आप नीचे जाओगे वो ज्यादा प्रेशर होगा। पर मैं बात कर रहा हूँ दो पॉइंट्स जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो यहाँ से कंसेप्ट आएगा जो यूट्यूब प्रॉब्लम्स में काम आएगा। ठीक है, so what is the pressure difference between two points which are at the same horizontal level in these two cases? Case 1 में container is at rest, case 2 में container is accelerating with an acceleration a. Find the difference in pressure in both the cases. Direct question इस पे पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला। करें, देखो अब ध्यान से, फिर से एक सिलिंड्रिकल पोर्शन मान लें, कितनी लेंथ का, सपोज l, एरिया कितना क्रॉस सेक्शन का a, फोर्सेस बनाओ सारे इस पे,
तो इधर का लिक्विड की वजह से ये लगेगा प्रेशर एट ए इंटू एरिया, ऐसे ही तो लगेगा, और इधर के लिक्विड की वजह से प्रेशर एट बी इंटू एरिया। क्या ये सिलिंड्रिकल पोर्शन रेस्ट पे होगा? जब आप ग्राउंड से बैठ के इसको देखोगे तो ये आपको किस पे दिखाई देगा? रेस्ट पे। mg नीचे, mg से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको बैलेंस कर लेगा कौन? ये जो फोर्सेस लगेंगे जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था। अब अगर ये सिलिंड्रिकल पोर्शन रेस्ट पे है, क्या पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी ए से ए कैंसिल, सो पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो याद रखना, एक कंटेनर जो कि रेस्ट पे है, इफ अ कंटेनर इज नॉट मूविंग then the pressure at same horizontal level in the container will be same। अगर आपका कंटेनर रेस्ट पे है तो उस कंटेनर के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा, ये याद रखना। आया समझ? अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ये हो गया सबका। अब बात करते हैं इसमें, क्या इसमें भी ए और बी पे सेम होगा प्रेशर? देखते हैं। फिर से हमने क्या मान लिया? सिलिंड्रिकल पोर्शन, ये कितनी लेंथ का? L। बनाओ फोर्सेस, ये लगा प्रेशर एट A इंटू एरिया, ये लगा प्रेशर एट B इंटू एरिया। और अगर आप कंटेनर पे बैठ के एफबीडी बना रहे हैं, ग्राउंड पे भी बैठ के बना सकते हैं, तो जब आप कंटेनर बैठ के बना रहे हैं तो इसके ऊपर सूडो लगेगा। खुद तुम आगे जा रहे हो, सूडो किधर लगेगा? पीछे। कितना? इसका मास इनटू तुम्हारी एक्सीलरेशन। आता है ना ये सब? अभी भी तुम्हारे रिस्पेक्ट में किस पे होगा? रेस्ट पे। तो नेट फोर्स जीरो होने चाहिए, तो बोलो नेट फोर्स पी बी ए प्लस एम ए, लेफ्ट के फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू पी ए ए। अच्छा, तो पी बी ए कितना हो जाएगा? एम मास, दैट विल बी वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू ए इज इक्वल टू पी ए ए कैंसिल, सो पी ए माइनस पी बी, पी बी को उधर ले गए, दैट विल बी रो एल ए। पी ए माइनस पी बी आपका कितना आएगा? रो एल ए। कहाँ का प्रेशर ज्यादा, ए का या बी का? तो प्रेशर ए का ज्यादा होगा आपका, ठीक है? मतलब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्या, किस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होता है? उस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होता है जो कि एक्सीलरेशन के इस उल्टी डायरेक्शन, मतलब जब आप एक्सीलरेशन जिधर है उस डायरेक्शन में बढ़ोगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो ध्यान से दो कंसेप्ट है याद रखना, इन अ कंटेनर विच इज एट रेस्ट, जो कहीं मूव नहीं कर रहा है, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विल बी सेम, बट इन एन एक्सीलरेटेड कंटेनर प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज नॉट सेम, ठीक है? वहां पे एक प्रेशर का डिफरेंस आएगा, ठीक? समराइज करें सारे रिजल्ट्स को, ध्यान से अब सुनना, बोलते जा रहा हूं फटाफट। रेस्ट पे जल्दी जल्दी बोलना, ऊपर से ओपन है, ये पॉइंट है ए, एच हाइट नीचे, बोलो प्रेशर एट ए, जल्दी जल्दी, पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक? बी पे बोलो, वो भी सेम होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है? मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। और हाइट के साथ कैसे वेरी कर रहा है? डेप्थ के साथ दिख रहा है? जैसे ही तुम नीचे आओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, कितने से? रो जी एच से। और नीचे आओगे, सी पे लिखना चाहते हो, सी पे लिखो, सी मान लो कितना है? एच डैश, तो सी पे कितना होगा? ऊपर का पी नॉट प्लस रो जी इंटू एच डैश। अच्छा, सी का प्रेशर क्या ए की हेल्प से लिख सकते हो? बिल्कुल। वो कितना होगा? ए का प्रेशर, और नीचे आ रहे हो तो प्लस रो जी, कितना नीचे आ रहे हो? एच डैश माइनस एच। नीचे आ रहे हो तो प्लस आएगा, ऊपर जा रहे हो तो माइनस। दूसरा, ये एक्सिलरेट कर रहा है ए से राइट की साइड, लेफ्ट में भी सेम फंडा होगा क्या? फ्री सरफेस ऐसा होगा, कितने एंगल पे खुद को इंक्लाइन करेगा? थीटा एंगल पे, ठीक है? कितना होगा ये एंगल? टेन थीटा विल बी एक्सिलरेशन बाय जी। कभी क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे सॉल्व। अच्छा, दूसरी चीज, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा? दोनों में सेपरेशन है सपोज एल, इसमें डेप्थ लगती है और इसमें दोनों में सेपरेशन एल, तो किधर ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन के उल्टी डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कम होगा, तो बी पे प्रेशर कम, ए पे ज्यादा, सो प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। कितना डिफरेंस दोनों में? जैसे इसमें था, बस इसमें रो जी एच होता है, एच डेप्थ होती है, और इसमें हो जाएगा रो जी, सॉरी जी नहीं आएगा, ए आएगा। क्यों? क्योंकि तुम हॉरिजॉन्टल में जा रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है इनटू एल। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या, ध्यान से सुनना, आप देखो, आप
किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हो, ठीक है, किसी भी कंटेनर में अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हो तो प्रेशर का डिफरेंस विल बी रो इंटू जी इंटू जितना आप नीचे जा रहे हो एच। और कहां प्रेशर ज्यादा, नीचे वाले पॉइंट पे। पहला कंसेप्ट ये। दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, वर्टिकली नहीं कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली, तो प्रेशर का डिफरेंस विल बी रो इंटू जी नहीं आएगा इस बार, जी आएगा वर्टिकली जब आप मूव कर रहे हो। तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो तो क्या आएगा, रो इंटू ए, वेयर ए इज एक्सीलरेशन ऑफ द कंटेनर, इंटू दोनों पॉइंट के बीच में सेपरेशन। ठीक है, सो रो जी एच आएगा वर्टिकली जब आप मूव करेंगे, और रो इंटू ए इंटू एल आएगा जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। डिफरेंस क्या है, वर्टिकली में जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना ज्यादा, हॉरिजॉन्टली में एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा। समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे बताओ कि ए जो है, मतलब ये एक पॉइंट है सी, वाई डेप्थ नीचे है, तो सी का प्रेशर बताओ कैसे लिखें। एक्सीलरेटेड कंटेनर में प्रेशर लिखना सीखते हैं, तो सबसे ऊपर कितना होगा, पी नॉट, तो सी पे कितना होगा, पी नॉट। क्या वर्टिकली जा रहे हो तो वही कंसेप्ट, रो इंटू जी इंटू वाई। अरे आया समझ? वर्टिकली जाओगे और नीचे जा रहे हो तो प्लस आएगा, ऊपर जाते तो माइनस आता। समझ में आ गया? क्या आधे लोग बोलेंगे सर सी का प्रेशर यहां से भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ ये भी ओपन है तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना होगा, पी नॉट। ठीक, और ये मान लेते हैं एक्स टोटल, तो सी का प्रेशर इसकी हेल्प से भी लिख सकते हो, कितना होगा बोलो, पी नॉट, और एक्सीलरेशन के उल्टा जा रहे हो तो प्लस रो इंटू जी नहीं आएगा इस बार, हॉरिजॉन्टली जा रहे हो तो ए इंटू एक्स, ये दोनों सही है। सी पे प्रेशर आप इसकी हेल्प से भी लिख सकते हो, इसकी हेल्प से भी लिख सकते हो, कर लोगे? आया समझ? तो ये है प्रेशर का वेरिएशन इन अ कंटेनर विच इज एट रेस्ट और इन अ कंटेनर विच इज एक्सीलरेटेड। अच्छा, ये लेफ्ट में एक्सीलरेट होता तब भी कर लेते, तब कौन से पॉइंट के प्रेशर ज्यादा होता, जो एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितने एंगल पे इंक्लाइन होगा, वो सब समझ में आ गया सबको? चलो, अब क्वेश्चंस करते हैं यूट्यूब प्रॉब्लम के, और क्योंकि वो रेस्ट पे रहेगा तो सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सबको अच्छे से आना चाहिए, आता भी होगा। प्रेशर एट, अभी अभी हमने प्रूव किया, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड इज ऑलवेज सेम। सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है आपका। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से, तो क्वेश्चन से ही करते हैं। क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन आता है, नीट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, एक दो और कर लेंगे क्वेश्चन। ये एक यूट्यूब दी हुई है आपको, किसी भी पॉइंट का प्रेशर लिखना आता है आपको, जहां से चल रहे हो वहां से लेके जहां तक जा रहे हो, रास्ते में जो भी है रो जी एच लगाते जाओ, आंसर आएगा। वर्टिकली जा रहे हो तो मैंने सिखाया रो जी एच आएगा, हॉरिजॉन्टली जा रहे हो तो रो इंटू ए इंटू एल आएगा। ठीक है, पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लिक्विड में जा रहे हो तो इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर सेम होगा, यही मैंने सामने लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये यहां से यहां तक एक ऑयल है, ठीक है, और ये आपका वाटर है, ये बी, ये सी, ये क्वेश्चन में बनाया है उसने, और पानी इनिशियली यहाँ पे था, ये है इनिशियल वाटर लेवल। मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, मैं सिर्फ बना रहा हूँ यहाँ पे जो उसने डायग्राम में बनाया। ठीक है, कितना दिया है ये 65 mm, और ये है आपका फाइनल वाटर लेवल। ठीक है, ये भी आपका कितना दिया है 65 mm। ठीक है, और ये ऑयल है यहाँ तक लेफ्ट आर्म में, और ये आपको दिया हुआ है 10 mm। मतलब लेफ्ट आर्म में जो ऑयल है वो राइट आर्म में जो पानी है उससे 10 mm ऊपर है। ये सब क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, सुनो। अ यू ट्यूब विथ बोथ हैंड्स ओपन, मतलब ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, पहले उसमें पानी डाला। ठीक, ऑयल विच इज इमिसिबल विद वाटर, जो पानी के साथ नहीं मिक्स हो रहा है, इज पोर्ड इनटू वन साइड,
दिख रहा है? ये ऑयल हमने पोर किया, ये एक ऑयल है जो मैंने ब्लू से बनाया है, और पानी से ब्लैक से बनाया है वो water. So oil is poured into one side until it stands at a height of 10 mm above the water level. इंग्लिश आती है ना इतनी? Meanwhile the water level rises by 65 mm from the initial level. मतलब जब आप पानी ऑयल यहाँ से डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली पानी यहाँ से ऊपर जाएगा. कितना ऊपर गया? इनिशियल यहाँ पे था, और सी से कितना ऊपर था इनिशियली? 65. ये क्वेश्चन में दिया है. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दिया? इनिशियल से फाइनल लेवल कितना और ऊपर हो गया? 65. तो क्वेश्चन है ऑयल की डेंसिटी बताओ. पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, सबको पता है. ऑप्शन है 425 एसआई में, 800, 928, 650. एकदम आसान क्वेश्चन आता है, बस कंसेप्ट आपने क्लियर रखो. ठीक है, तो आंसर दिया है इसका क्या? आंसर है सी, 928 kg पर मीटर क्यूब. करें स्टार्ट. देखो, सेम लिक्विड पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम. ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या दोनों पानी में है? तो क्या बोलूं? बोलो. प्रेशर एट बी शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट सी. हाँ या ना? बिल्कुल. पी पे प्रेशर लिखते हैं. बी पे प्रेशर क्या आप इस पॉइंट की हेल्प से लिख सकते हैं? उस पे प्रेशर कितना होगा? ऊपर से ओपन है तो प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक, और नीचे आ रहे हैं. ठीक, तो बी पे प्रेशर बोलो. वहां का प्रेशर पी नॉट, और नीचे आ रहा है तो प्लस. सीखो, चीजें सीखो. प्लस रो. किस में आ रहा हो? ऑयल में. तो रो किसका आएगा? आपका ऑयल का. सो रो ऑयल इंटू जी, नीचे आ रहे हो, इंटू एच. कितना नीचे आ रहे हो? देखो 10, 65, 65, तो टोटल यही तो नीचे आ रहे हो 140. सो इंटू 140. दैट शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट सी. सी का प्रेशर, अब सी का प्रेशर क्या होगा? इसकी हेल्प से लिखते हैं. ऊपर से ओपन है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? पी नॉट. सो पी नॉट, और नीचे आ रहा है तो प्लस. नीचे आ रहा है ना? किस में नीचे आ रहे हो इस बार? पानी में. सो रो ऑफ वाटर इंटू जी. दिख रहा है क्या? बस यहीं तक दिख रहा है. इंटू जी इंटू एच. कितना नीचे आ रहे हो? 140 नहीं आ रहे हो इस बार, सिर्फ इतना नीचे आ रहे हो. कितना? 130. आया समझ? पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, जी से जी कैंसिल. रो ऑयल हमको निकालना था, तो रो ऑयल विल बी 130 अपॉन 140 इंटू रो वाटर. जीरो से जीरो कैंसिल, तो 13/14 इंटू 1000. जो भी आएगा सोल्व करके आंसर उसने 928 दिया. ठीक है, कर लोगे सॉल्व? चलो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं यूट्यूब के, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. चलो करें. इसके बाद बचता है पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज. बस स्टैटिक में उतना ज़्यादा है ही नहीं कुछ. चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ये एक यूट्यूब बनी हुई है. बहुत मुश्किल क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे. बहुत ज़्यादा लिक्विड भर दे, 5-6 लिक्विड भर दे, ऐसा कभी नहीं पूछेगा वो. एक दो लिक्विड ही आएगा, उसी से आपको क्वेश्चन सोल्व करने को बोलेगा. पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ जो उसने बनाया है. ठीक है, ये आपका ग्लिसरीन है जिसकी डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है 1.2. रिलेटिव से आता है ना डेंसिटी निकालना, केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे, सब आता होगा. ठीक है, और ये आपका जो मैंने ब्लू से बनाया है ये वाटर है. ठीक, और ये भी आपको दिया हुआ है, ये जरूरत पड़ेगी इसकी. ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन है x की वैल्यू निकालो, मतलब जो दोनों लिक्विड में लेवल का डिफरेंस है वो निकालो.
राइट आर्म में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, लेफ्ट आर्म में ग्लिसरीन यहाँ तक है, तो ये जो डिफरेंस है एक्स वो निकालना है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ट्राई करना। ऑप्शंस है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, करो। तो पॉज करके वीडियो को ट्राई करना, मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो, सेम लेवल के 2 पॉइंट पकड़ो, सेम लिक्विड में ए और बी। क्या कंसेप्ट बोलता है हमारा? प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए पे प्रेशर ऊपर वाले की हेल्प से लिखते हैं, यहाँ पे कितना होगा? पी नॉट। सो ए पे प्रेशर बोलो फटाफट। पी नॉट नीचे आ रहे हैं प्लस रो किस में आ रहे हैं? ग्लिसरीन इंटू जी इंटू एच, 10 आ रहे हैं नीचे, दिख रहा है सबको? दैट शुड बी इक्वल टू बी का प्रेशर। अब ध्यान से सुनना, बी का प्रेशर ये ऊपर से ओपन है तो यहाँ पे कितना होगा? एटमॉस्फेरिक। सो बी का प्रेशर बोलो पी नॉट प्लस किस में नीचे आ रहे हैं? पानी में, सो रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू कितना नीचे? बिल्कुल सही, x प्लस 10। x प्लस 10। सब क्वेश्चन ऐसे ही करना है, कर लोगे आगे सोल्व। चलो, पी नॉट से पी नॉट मर गया, जी से जी गायब। रो ग्लिसरीन दिया है 1.2, रिलेटिव आता है ना सबको, सो 1.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10। रो पानी 10 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 10, तो ये हो गया आपका 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। सो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, कर लोगे सॉल्व? चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, हाँ चलो वापस आ गई आवाज़, आवाज़ गायब हो गई थी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद पास्कल्स लॉ। तो प्रेशर वगैरह समझ में आ गया, यूट्यूब के क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट लिखो पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ में क्या होता है आपको सबको पता ही होगा वैसे, ठीक है। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है आपका कि अगर आप किसी भी लिक्विड में किसी एक जगह किसी एक पॉइंट पे प्रेशर चेंज करवाते हैं तो वो प्रेशर का वेरिएशन पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, हर जगह पे वो प्रेशर चेंज होगा। मतलब अगर ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड भरा है, ये कोई पॉइंट है ए, ध्यान से अब सुनना, कितना हाइट नीचे है? h1 मान लेते हैं। और ये कोई पॉइंट है बी, कितना हाइट नीचे? टॉप से h2। ऊपर से ओपन है तो यहाँ प्रेशर पी नॉट। ए पे प्रेशर बोलो, दैट विल बी पी नॉट, नीचे आ रहे हैं तो प्लस रो जी h1। बी पे बोलो पी नॉट प्लस रो जी h2। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? पास्कल्स लॉ बोलता है कि अगर मैं किसी तरीके से ए पे प्रेशर चेंज करवाता हूं, ठीक है, मान लो पी से, तो ए पे नेट प्रेशर कितना हो जाएगा? प्लस पी भी आ जाएगा। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ बोलता है अगर मैं लिक्विड में किसी पॉइंट पे प्रेशर चेंज करता हूं तो वो चेंज पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ए पे जो मैंने पी से प्रेशर चेंज करवाया वही प्रेशर बी पे भी चेंज होगा। तो अगर ए पे प्रेशर पी से चेंज हुआ तो पी ऐड हो गया, सो बी पे भी प्रेशर पी से चेंज होगा तो बी पे प्रेशर में भी प्लस पी आएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? इफ प्रेशर एट अ पॉइंट in a liquid is changed by some amount, then pressure at each point in liquid is changed by same amount। इसी को बोलते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ। ठीक है, इसका यूज किस में किया जाता है? पास्कल्स लॉ का यूज किया जाता है, पता होगा सबको, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है वो ध्यान दो, कैसे आया वो समझो। हाइड्रोलिक लिफ्ट में इसका यूज होता है। कैसे होता है ध्यान से देखो, मतलब बड़ी बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने में इसका यूज होता है। कुछ ऐसा डिजाइन होता है आपका। ठीक है, सपोज यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, पिस्टन लगा होता है यहाँ पे,
ठीक है, और यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा होता है। सपोज यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, यहाँ पे A1 और वहाँ पे A2। A2 हम क्या रखते हैं, बहुत बड़ा रखते हैं A1 से। इसका रखने का एक पर्पज़ है, ध्यान से समझना, ठीक। और इस मूवेबल पिस्टन के ऊपर हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को मतलब गाड़ियों को रखते हैं। बेसिकली ये आपका वर्कशॉप्स में यूज़ होता है, ठीक है। जो बहुत हैवी गाड़ियां हैं उनको हम पिस्टन, मूवेबल पिस्टन के ऊपर रखते हैं, इसमें राइट आर्म में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, पास्कल लॉ की हेल्प से उन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को, बड़े बड़े व्हीकल्स को उठाते हैं। कैसे उठाते हैं, ध्यान से सुनना। लेफ्ट वाले क्रॉस सेक्शन को हम छोटा रखते हैं और राइट वाले को हम बड़ा रखते हैं। इसको मिलीमीटर स्क्वायर की रेंज का रखते हैं और इसको मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर की रेंज का। मतलब ये बहुत छोटा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक। और अंदर कोई फ्लूइड भरा होता है आपका, ठीक है। वो सब जो उनको यूज करना रहता है वो सब फ्लूइड भरा होता है उधर, ठीक है। अब होता क्या, ध्यान से समझना, हाइड्रोलिक लिफ्ट में फंडा क्या है। तो अगर हम लेफ्ट साइड में एक फोर्स अप्लाई करते हैं F1, छोटा सा फोर्स, मतलब हम नहीं चाहते कि हम खुद इतना ज्यादा फोर्स लगाएं, क्योंकि इतना फोर्स हम कहां से लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स हमको अप्लाई करना है। तो क्या फंडा क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। लेफ्ट साइड में हम खुद से फोर्स अप्लाई करके राइट साइड में एक फोर्स डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से वो फोर्स बैलेंस करता है इसके वेट को और ये ऊपर उठता है आपका, ठीक है। तो होता है कि आप ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड में हम छोटा सा फोर्स लगा के राइट साइड में एक बड़ा फोर्स डेवलप करते हैं, सो दैट द व्हीकल गेट्स लिफ्टेड, ठीक है। तो होता क्या है, आप ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड में हमने एक फोर्स लगाया F1, तो क्या जस्ट बिलो यहां पे जो पॉइंट है A, क्या उसका प्रेशर चेंज होगा, कितने से, F1/A1। जैसे ही मैंने F1 फोर्स लगाया तो उसका प्रेशर कितने से चेंज होगा। सो प्रेशर एट A इज कितना होगा बोलो, F1/A1। और मुझे पता है पास्कल लॉ से A में जो प्रेशर चेंज हुआ वो थ्रू आउट द फ्लूइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या B पे भी वही चेंज होगा, है ना। तो B पे भी प्रेशर कितने से चेंज होगा, F1/A1। तो प्रेशर B पे F1/A1 से चेंज हुआ तो कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ ऊपर की तरफ, F2। तो F2 बोलो कितना होगा, प्रेशर एट 2 इंटू एरिया। सो 2 पे प्रेशर कितने से चेंज हुआ, F1/A1 into A2। So F2 is given by F1/A2. So F2 is basically the force which we are exerting on the vehicle। तो राइट साइड में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, F1 जो फोर्स हमने लगाया है लेफ्ट साइड में, A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ राइट साइड एंड A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेफ्ट साइड। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं F2 की बहुत बड़ी वैल्यू चाहता हूं ताकि मैं इसको उठा सकूं, और मैं खुद इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता क्योंकि इतना फोर्स कहां से लाऊंगा, इसलिए F1 मेरा छोटा होता है। तो F1 छोटा होने के बावजूद F2 आपका बहुत बड़ा आता है, क्यों, क्योंकि आपने A2 बहुत बड़ा लिया है और A1 बहुत छोटा, तो इनका रेशो बहुत बड़ा आएगा, तो ओवरऑल F2 बहुत ज्यादा आएगा। सो F2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F1, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स को लिफ्ट करते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो यहां तक समझ में आ गया सबको। अभी बस एक ही टॉपिक बचता है आपका, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्टैटिक में और कुछ खास है नहीं। तो नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अभी थियरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अगर न्यूमेरिकल इसमें ट्राई करेंगे हो पाए तो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी 20-25 मिनट और है, हाँ 20-22 मिनट है। क्वेश्चन हो जाएंगे तो करेंगे, क्योंकि थियरी लगभग सबको आती ही है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम डायनेमिक फ्लूइड। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है पता सबको। सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो पानी हो, कोई भी लिक्विड हो सकता है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो, ठीक। तो अगर मैं इस लिक्विड में कोई भी बॉडी इमर्स करता हूं, पार्शियली या फुली, कैसी भी, ठीक है। मान लो कितना हाइट मैंने नीचे इमर्स किया, h', और टोटल कितनी हाइट है इसकी, h³ है ये, ठीक। और क्यूब की डेंसिटी कितनी है, क्या मान लें, सिग्मा मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, वेन एवर अ लिक्विड, सॉरी, वेन एवर अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ठीक है,
पार्शियली और फुली, चाहे आप पूरा इमर्स करो चाहे आप आधा इमर्स करो. सो वेन एवर अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, देन the weight displaced by the solid is equal to upthrust acting on the solid. मतलब ये लिक्विड इस सॉलिड के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है विच इज कॉल्ड अपथ्रस्ट. ये तो सबको पता होगा. ये जो लिक्विड है ये सॉलिड के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, दैट इज एफ बी, जिसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट. सो दिस अपथ्रस्ट विच इज अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द सॉलिड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, हमेशा कौन सी डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा? ऊपर, इसलिए इसका नाम अप है. थ्रस्ट मतलब नॉर्मल फोर्स, अप मतलब ऊपर की तरफ. तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी भी सॉलिड को किसी भी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो लिक्विड उस सॉलिड के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है विच इज कॉल्ड अपथ्रस्ट. अब वो कितना होता है वो हम आर्किमिडीज से पढ़ते हैं. सो दिस अपथ्रस्ट अप्लाइड बाय द लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ठीक है. और कितना वेट डिस्प्लेस करेगा लिक्विड का? कितना वेट डिस्प्लेस करेगा? दैट इज वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. लिक्विड की डेंसिटी है, ध्यान देना. और वॉल्यूम कौन सा? पूरा वॉल्यूम नहीं, लिक्विड सॉरी इमर्स्ड वॉल्यूम जो होगा. पूरा वॉल्यूम कब लोगे आप? जब आपको उसका मास चाहिए होगा बॉडी का. जब बॉडी का मास चाहिए होगा तब पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, पर जब अपथ्रस्ट आप निकाल रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ इमर्स्ड वॉल्यूम लेना है. ठीक है. तो बेसिकली हमारा रिजल्ट क्या है? अपथ्रस्ट एक्टिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स्ड, जो सॉलिड का इमर्स्ड है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. लिक्विड की डेंसिटी है, सॉलिड की नहीं. ठीक है. ये होता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल. इसका प्रूफ भी है, आपकी नोटबुक्स में होगा. बता देता हूं मैं कैसे. इसके ऊपर आपने नेट फोर्स निकाला होगा. ठीक है. तो नेट फोर्स क्या होगा? वेट, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया, अपथ्रस्ट, उससे आपने सोल्व किया होगा उसको. ठीक है. तो रिजल्ट क्या आया? अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट मतलब द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन अ सॉलिड इमर्स्ड इन इट इज गिवन एज वॉल्यूम इमर्स्ड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. जैसे इसी केस में जो मैंने डायग्राम बनाया है, लिखे. तो कितना अपथ्रस्ट लगेगा जो मैंने डायग्राम बनाया? बोलो. अपथ्रस्ट विल बी वॉल्यूम इमर्स्ड. सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कितना लेंथ इमर्स्ड है? एच डैश. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए क्यूब है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मतलब ए स्क्वायर, ऐसा होगा ना. ये साइड ए है, अगर ये क्यूब है, ये साइड ए है और ए अंदर होगा. सो एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इमर्स्ड दैट इज एच डैश. तो वॉल्यूम इमर्स्ड विल बी ए इंटू एच डैश. ठीक है. इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. पानी है तो 1000 ले लेना, आंसर आ जाए. सो ये होता है अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ सॉलिड. समझ में आ गया सबको? इसी को जनरलाइज करें क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. सपोज ये है लिक्विड 1, दो लिक्विड्स लेते हैं. ये ब्लू वाला अलग लिक्विड है, ठीक, और ब्लैक वाला अलग लिक्विड है. ठीक. और एक सिलेंडर को मैंने दोनों में इमर्स किया हुआ है. कुछ पार्ट उसका लिक्विड 1 में है और कुछ पार्ट उसका लिक्विड 2 में है. ठीक. लिक्विड 1 में जो पार्ट है वो कितना है? वो है H1. और लिक्विड 2 में जो पार्ट है वो कितना है? H2. ठीक है. और लिक्विड 1 की डेंसिटी है ρ1 और लिक्विड 2 की कितनी है? ρ2. FBD बनाते हैं इसका, तो उसमें सब कुछ सीख जाएंगे हम कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे. ठीक. और इसकी खुद की डेंसिटी है ρ. FBD बनाओ फटाफट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ क्वेश्चन में. ठीक. बनाओ FBD. वेट नीचे mg. अपथ्रस्ट. अब ध्यान से देखो, इसका कुछ पार्ट लिक्विड 1 में है, कुछ पार्ट लिक्विड 2 में है, तो दोनों के दोनों लिक्विड उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाएंगे. ठीक है. कैसे? नीचे वाला ऊपर FB1 बोल देते हैं और ऊपर वाला भी ऊपर, वो भी आपका नीचे वाला FB2 बोल देते हैं और ये FB1. अब आधों को क्या लगता है सर ऊपर वाला जो है वो नीचे लगाएगा, पर नहीं. जब तुम FBD बना के सोल्व करोगे और अपथ्रस्ट निकालोगे, जो हमारा जनरल स्टेप था, उससे आप चेक करना जो आपका अपथ्रस्ट आएगा वो ऊपर ही आएगा. ठीक है. तो हमेशा याद रखना, जब भी सॉलिड का कोई पार्ट किसी लिक्विड में इमर्स होगा तो वो लिक्विड उस पर हमेशा ऊपर की तरफ ही फोर्स लगाता है. ठीक है. जिसको हम बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट बोलते हैं. निकाल लोगे अब आगे? चलो बोलो क्या क्या लिखे हैं, बोलो. FB2
बॉयंट फोर्स ऑन द सिलेंडर ड्यू टू लिक्विड 2 कितना, वॉल्यूम इमर्स्ड, कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है लिक्विड 2 में, एरिया इंटू H2 इंटू डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, ρ2 इंटू जी। सिमिलरली FB1 बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर ड्यू टू लिक्विड 1 वो कितना होगा, एरिया इंटू H1 इंटू ρ1 इंटू जी। वॉल्यूम इमर्स्ड उस लिक्विड में मल्टीप्लाइड बाय उस लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। और mg में क्या आएगा, mg बोलो कितना होगा, खुद का वेट, दैट विल बी वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा आएगा, टोटल, क्योंकि पूरा मास लिख रहे हो, दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू H1 प्लस H2, यही तो होगा। सो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किसकी, खुद की, रो इंटू जी। अब आधों को यही कंफ्यूजन रहती है किस में लिक्विड की किस में खुद की, वो तो लॉजिकल है ना, रटना थोड़ी है। तो जब तुम उसका खुद का वेट लिख रहे हो तो उसका मास लिखने के लिए उसी का वॉल्यूम पूरा लगेगा इंटू उसकी खुद की डेंसिटी लगेगी। पर अपथ्रस्ट जब आप लिख रहे हो तब आपको क्या लेना है, जो वॉल्यूम इमर्स्ड है, पूरा वॉल्यूम नहीं लेना, जो इमर्स्ड है उस लिक्विड में इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। आ गया समझ में सबको, चलो। अच्छा, अब इसी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, मैं उसका तरीका बताता हूं आपको, हर सवाल उससे करना है। सपोज ये एक पानी है, एक पानी नहीं मतलब ये एक कंटेनर है जिसमें पानी है, एक पानी। सो दिस इज वाटर हैविंग डेंसिटी रो डब्ल्यू, कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी या 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसमें एक आइस क्यूब है आपका, ठीक है, दिस इज योर आइस क्यूब जो इनिशियली फ्लोट कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जब ये आइस क्यूब पूरा मेल्ट हो जाएगा वाटर लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा। सो व्हाट हैपन्स टू वाटर लेवल व्हेन आइस मेल्ट्स कंप्लीटली। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो आते हैं, अगर लिक्विड जो है वो पानी ना हो, कोई और लिक्विड हो, दो तरह के लिक्विड और हो सकते हैं, एक ऐसा जिसकी डेंसिटी पानी से कम है और एक ऐसा जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सोचो, तो आंसर आएगा नो चेंज। ठीक, मान लो आइस क्यूब का मास कितना है m, सोच के बताओ नो चेंज क्यों। कंसेप्ट एक सीखना जो मैं बताने जा रहा हूं, हर क्वेश्चन में तुमको वही लगाना, हर क्वेश्चन में। करें, चलो। तो सबसे पहले क्या कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, बोलो। फ्लोटिंग की कंडीशन याद है सबको, ये मैंने शायद नहीं बताया, बता देता हूं अभी, वही यूज होने वाला है इसमें, वैसे पता होगा, मुझे तो लगता है सबको पता होगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, ये करने से पहले ये कर लेते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का नियम पता है सबको क्या होता है, मतलब कोई भी बॉडी कब तैरती है, कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड के सरफेस पे कब तैरती है, वो तब तैरती है व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज जीरो। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन दैट बॉडी विल फ्लोट ऑन द लिक्विड सरफेस। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो डाउनवर्ड है तो सिंक कर जाएगी। वो कब करेगी, जब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड से। सॉलिड भारी होगा तो नीचे सिंक कर जाएगा, हल्का होगा तो ऊपर फ्लोट करेगा तुम्हारा, और जस्ट इक्वल होगा तो जस्ट सबमर्ज हो जाएगा वो। अच्छा, नेट फोर्स जब जीरो होगा तभी आपका कोई बॉडी क्या कर सकती है, फ्लोट। ये हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको दे दे कि कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो तुरंत क्या करना है आपको, एक इक्वेशन बनानी है, सारे फोर्सेस उस पर बनाने हैं उस सिचुएशन में, और नेट फोर्स को जीरो करके कोई आपको एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, फिर कुछ और पूछे तो फिर अगली इक्वेशन बनाओ, जो पूछा है वो आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली लो फ्लोटेशन क्या है, कोई भी बॉडी तब तैरती है व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, यहां तक समझ में आ गया सबको, चलो आगे देखते हैं। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या आइस क्यूब आपका फ्लोट कर रहा है, तो आइस क्यूब जब फ्लोट कर रहा है तो एफबीडी बनाओ। एक तो लगेगा उसका वेट mg, m मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूसरा लगेगा अपथ्रस्ट, ऑब्वियस सी बात है, कितना अपथ्रस्ट, वॉल्यूम इमर्स्ड, और वो वॉल्यूम इमर्स्ड क्या होता है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, एक ही बात है।
इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज पानी इंटू जी, है कि नहीं है? वॉल्यूम इमर्ज कितना होगा? जितना डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा तुम्हारा। क्या ये फ्लोट कर रहा है? तो फ्लोट कर रहा है तो नेट फोर्स शुड बी जीरो, सो mg शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इंटू रो वाटर इंटू जी। समझ में आया सबको? सो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है? दैट इज m बाय रो w। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है? m बाय रो w, मतलब जितना उसने डिस्प्लेस किया था। जैसे ही आप इसको इमर्स करें तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ना, तो कितना डिस्प्लेस किया था? m बाय रो w। अब ध्यान से सुनना, अब जब आइस पिघलेगी तो कितना वॉल्यूम बनेगा? क्या बनेगा आइस से? पानी। तो कितना बनेगा? व्हेन आइस मेल्ट्स वॉल्यूम फॉर्म्ड, कितना वॉल्यूम बनेगा? वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय डेंसिटी। क्या पूरा m मास पिघलेगा और m मास से पानी बनेगा तो कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा? तो वॉल्यूम फॉर्म्ड विल बी मास बाय डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? पानी, क्योंकि पानी बन रहा है, आइस की डेंसिटी नहीं, पानी बन रहा है ना फाइनली। तो पानी बन रहा है तो कितना, किसकी डेंसिटी लोगे? पानी की। तो टोटल मास m पूरा पिघल गया डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। आइस नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम फॉर्म्ड हम निकाल रहे हैं और फॉर्म क्या हुआ है? पानी फॉर्म हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ध्यान से देखो, डिस्प्लेस्ड भी उतना, फॉर्म्ड भी उतना। तो जितना उसने हटाया था वॉल्यूम जब उसने आपने इमर्स किया था, उतना ही उसने फॉर्म भी कर दिया, है ना? सो एज v डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू v फॉर्म्ड, तो क्या होगा? नो चेंज इन वॉल्यूम। आ गया समझ? पक्का? तो इसको अच्छे से नोट कर लो। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम फॉर्म्ड सेम है, तो कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा वाटर लेवल में। ठीक है, अब इसी में दो क्वेश्चन और आते हैं कि इसको ऐसे लिक्विड में हमने रख दिया जिसकी डेंसिटी पानी से कम है, वाटर नहीं है, कोई और लिक्विड है, सेम प्रोसीजर है, जिसकी डेंसिटी है रो एल, ठीक है, विच इज लेस देन रो डब्ल्यू, पानी की डेंसिटी से कम है, पानी से हल्का है, ठीक। तब लिक्विड के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज या डिक्रीज? नो चेंज तो नहीं आएगा। कैसे? यही सेम स्टेप है। अब देखो, इनिशियली फ्लोट कर रहा है आइस क्यूब उस लिक्विड में, तो ऑब्वियसली वेट mg दैट शुड बी इक्वल टू अपथ्रस्ट वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पानी नहीं आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये समझ में आया? तो ये कौन सा आया आपका? वॉल्यूम डिस्प्लेस। पर अभी भी जब m मास का आइस पिघलेगा तो m मास क्या बनेगा आपका? पानी। वो लिक्विड थोड़ी ना बन जाएगा, आइस पिघलेगी तो m मास पानी ही बनेगा। तो वॉल्यूम फाउंड अभी भी कितना होगा? m बाय रो डब्ल्यू। कौन ज्यादा? रो एल या रो डब्ल्यू? रो डब्ल्यू। तो ये ज्यादा तो वॉल्यूम फॉर्म्ड कम। सो वॉल्यूम फॉर्म्ड इज लेस देन वॉल्यूम डिस्प्लेस। तो जितना डिस्प्लेस किया था उससे कम बना है आपका वॉल्यूम, तो लेवल विल डिक्रीज। तो लेवल आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और थर्ड केस उल्टा हो जाएगा, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर की डेंसिटी से, तो ये यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, पर इस बार रो एल ज्यादा है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विल बी लेस। तो कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा और ज्यादा वॉल्यूम फॉर्म करेगा आपका। तो वॉल्यूम ज्यादा फॉर्म करेगा पिघलने के बाद, तो ऑब्वियसली लेवल विल राइज। आ गया समझ सबको? कोई भी समस्या? तो ये है आर्किमिडीज के सारे कंसेप्चुअल, जितने कंसेप्ट आपके आते हैं। लो फ्लोटेशन क्या होता है, अपथ्रस्ट कैसे लगता है, किधर लगता है, ठीक है। कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है तो नेट फोर्स शुड बी जीरो। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, ठीक। तो सबसे पहले पास्ट ईयर करते हैं, उसके बाद बाकी करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ध्यान दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ध्यान से करना, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स of densities rho and n rho where n is greater than 1, मतलब सेकंड की डेंसिटी ज्यादा है पहले से, rho and n rho are put in a container, ठीक है।
फुल स्टॉप। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड, हर एक लिक्विड की हाइट कितनी है, h कंटेनर के अंदर, ठीक। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड डेंसिटी D इज पुट, D है उसकी, रो नहीं है, ध्यान देना, रो पहले से यूज की हुई है, इज पुट इन दिस कंटेनर, ठीक है। द सिलेंडर फ्लोट्स विद एक्सिस वर्टिकल, समझ में आ रहा है कैसा रखा है, विद एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ PL, where P is less than 1, length PL in denser liquid, in denser liquid, denser मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वो वाला n रो वाला, ठीक है। P है ये, ध्यान देना, ये P है, ये रो है। तो क्वेश्चन है D कितना होगा आपका, D मतलब लिक्विड की, सॉलिड की डेंसिटी। ऑप्शन है 2 + n-1 इंटू पी ओवरऑल इंटू रो, बी है 1 + n-1 इंटू पी इंटू रो, सी है 1 + n+1 इंटू पी इंटू रो, एंड D1 इज 2 + n+1 इंटू पी इंटू रो, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है। तो जिसको आता है वो वीडियो को पॉज करके ट्राई करे, ठीक है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, आर्किमिडीज क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डायनेमिक फ्लूइड, वो बहुत छोटा है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सबसे मेन है बर्नौली, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो सबको आती होगी। चलो अब ध्यान से देखो, डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ये एक कंटेनर है, 2 लिक्विड भरे हुए हैं इसमें, ठीक है। कौन नीचे कौन ऊपर, ऑब्वियसली जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे आएगा, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिक्विड कितनी डेंसिटी वाला, बड़ी डेंसिटी वाला, n रो। ऊपर लिक्विड कितनी डेंसिटी वाला, रो। और ये इंटरफेस है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, अलग से मैं बना दिया, ठीक। ये हाइट भी h दी हुई है आपको, ये हाइट भी h दी हुई है आपको। अब एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक। और PL टोटल लेंथ उसकी कितनी है, L, और जिसमें से PL किस में है, डेंसर वाले में, मतलब नीचे वाले में, नीचे वाले में PL है, ये है आपका सिलेंडर, नीचे वाले में PL, तो ऊपर वाले में कितनी बची, टोटल L माइनस PL। P और रो में फर्क समझो, आया समझ, क्या ये फ्लोट कर रहा है, तो इफ इट इज फ्लोटिंग द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट शुड बी 0। कितना होगा नेट फोर्स, बोलो जल्दी। सो नेट फोर्स विल बी, बोलो बोलो नेट फोर्स, देखो mg नीचे, मैं अलग से बना रहा हूं, mg नीचे, नीचे वाले की वजह से अब थ्रस्ट F1 और ऊपर वाले की वजह से F2, अब थ्रस्ट तो ऊपर ही लगेगा, सो F1 + F2 शुड बी इक्वल टू mg। नीचे वाले की वजह से बोलो, अब थ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू डेंसिटी इनटू लिक्विड। मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, कितना वॉल्यूम इमर्स्ड, A एरिया, इनटू कितनी लेंथ इमर्स्ड, PL, ये हो गया वॉल्यूम इमर्स्ड, इनटू डेंसिटी किसकी, नीचे वाले लिक्विड की, दैट इज n रो इनटू g। आराम से लिखो सब कुछ, वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड नीचे वाला, इनटू डेंसिटी इनटू g, प्लस ऊपर वाले की वजह से अब थ्रस्ट वो भी ऊपर लगेगा, कितना वॉल्यूम इमर्स्ड, एरिया इनटू लेंथ L माइनस PL, ये आया वॉल्यूम इमर्स्ड, इनटू डेंसिटी उसकी रो इनटू g, दैट शुड बी इक्वल टू mg, बराबर। mg मतलब उसका वेट, और वेट कितना होगा, वेट होगा टोटल वॉल्यूम, दैट विल बी एरिया इनटू टोटल लेंथ इनटू खुद की डेंसिटी d इनटू g, Ag Ag क्या कैंसिल हो गए, ठीक। अब थोड़ा सा और उसको रीअरेंज करते हैं, तो क्या आएगा बोलो रीअरेंज करने पे, सो PLN रो, अच्छा L भी तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ, L L L क्या आया बोलो, PN रो
प्लस 1 माइनस पी रो इज इक्वल टू डी। सही है। सो डी इज इक्वल टू रो कॉमन पी एन प्लस 1 माइनस पी, रो कॉमन, अंदर पी कॉमन, एन माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया आपका डी। तो क्या मुश्किल है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। मैच क्या कर रहा है, ये ऑप्शन बी कर लोगे सॉल्व तो ये आपका नीट में आ चुका है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं फ्लूइड स्टैटिक, और फिर पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड डायनेमिक नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। अच्छा हाँ, इसमें आपको एक चीज़ और आती होगी ना, क्या, एपरेंट वेट। ठीक है, बता देता हूँ मैं, वैसे पता होना चाहिए आपको। एपरेंट वेट क्या होता है, मतलब कोई भी बॉडी को अगर आप किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसका एपरेंट वेट कितना होता है। सपोज ये कोई लिक्विड है, उसके अंदर ये कोई बॉडी है, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, mg, और ऊपर अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट निकालना आता है, वॉल्यूम इमर्स, इस बार पूरा वॉल्यूम इमर्स्ड होगा, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। सो एपरेंट वेट कितना होता है, वेट एपरेंट दैट इज mg ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट, इसको एपरेंट वेट बोलते हैं। मतलब लिक्विड में इतना वे करेगा वो, तो लॉस कितना हुआ वेट में, सो लॉस इन वेट वो इक्वल होता है किसके, अपथ्रस्ट के। तो इसके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। डायरेक्टली क्या होता है, बोलेगा कि किसी सॉलिड का, किसी बॉडी का एयर में वेट है 20 ग्राम एयर में, और किसी लिक्विड में कितना हो गया 16 ग्राम, मतलब ये अपेरेंट दिया है उसने, तो कितना लॉस हो गया 4 ग्राम, यही तो हुआ। तो 4 ग्राम आपका क्या हो गया, अपथ्रस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो पूछा है वो आंसर आ जाएगा। तो 4g को क्या डालोगे, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट भी लिक्विड कितना लगाएगा, वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब दो चीजें दी होंगी, अपने आप निकाल लेना, समझ में आ गया। सो बेसिकली व्हेन एवर अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, द अपरेंट वेट ऑफ द सॉलिड दैट इज लेस देन द ट्रू वेट। ट्रू वेट मतलब जो वो एयर में उसका होगा, ठीक है, और कितने से कम हो जाएगा, द वेट विल बी रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू अपथ्रस्ट, upthrust के equal. So loss in weight is equal to upthrust. So whenever a solid is immersed in a liquid, the loss in its weight is equal to upthrust acting on it. समझ में आ गया। चलो तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, a block of wood floats in water with 4/5 of its volume submerged, 4/5 वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, बट इट जस्ट फ्लोट्स इन अनदर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी दो तीन क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में कर लेंगे। इन अनदर लिक्विड, किसी लिक्विड में दूसरे में जस्ट फ्लोट करती है ये, ठीक है। क्वेश्चन है देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज, देन डी लिक्विड इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं 750, 800, 1000, 1250, ठीक है, ट्राई कर लोगे। तो उसके लिए आपको अपथ्रस्ट वगैरह सब आना चाहिए। तो पानी में कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है इसका 4/5, और किसी लिक्विड में पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, वही तो दिया है उसने। तो दो डायग्राम बना लो। मान लो टोटल वॉल्यूम बॉडी का कितना है, लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कैपिटल वी, ठीक। तो 4/5 वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, ऐसा होगा, ठीक। तो फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग कंडीशन लगाओ, mg शुड बी इक्वल टू अपथ्रस्ट, याद है ना, mg टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g, किसकी डेंसिटी,
बॉडी की इज इक्वल टू अब थ्रस्ट वॉल्यूम इमर्स्ड कितना है 4v/5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, जी से जी, वी से वी, तो डी कितना आ गया आपका 4ρw/5, बाद में यूज होगा इसका। अब इसको किसी लिक्विड में इमर्स किया, ये कोई लिक्विड है, पानी नहीं है, ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है ρl, पूरा का पूरा सबमर्ज होगा, ये क्वेश्चन में दिया। ठीक, अभी भी पूरा सबमर्ज है तो अभी भी क्या होगा, नेट वेट शुड, नेट फोर्स शुड बी 0, सो mg शुड बी इक्वल टू अप थ्रस्ट, चाहे कुछ पार्ट सबमर्ज हो चाहे पूरा का पूरा सबमर्ज हो, पूरा का पूरा मतलब जस्ट सबमर्ज है, तो mg अभी भी किसके इक्वल होगा, अप थ्रस्ट के। तो mg कितना, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, अप थ्रस्ट कितना, वॉल्यूम इमर्ज, इस बार पूरा इमर्ज है तो v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, vg, तो लिक्विड की डेंसिटी और सॉलिड की डेंसिटी सेम आएगी, तो लिक्विड की डेंसिटी मांगी थी उसने, दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना 4ρw/5, ρw को 1000 डालो, सो दैट विल बी 800। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, एक दो टाइप के और कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, फिर करेंगे हम फ्लूइड डायनेमिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40-50-60 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चल तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तो इसको अच्छे से देख लो, क्वेश्चन आ सकता है इससे, ध्यान देना। तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स से, चाहे वो स्टैटिक्स से आए चाहे वो डायनेमिक्स से आए, किसी से भी आ सकता है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।